नमस्कार, मैं हूं जुम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सतर्कता समिति की मीटिंग में हंगामा, हेतराम धाड़िया और आयुक्त में हुई तीखी नोकझोंक। गुजरात में बनेगी एकता की मूर्ति, लौह और मिट्टी संग्रहण करने में जुटे भाजपा नेता। कोहला में मोबाइल टावर लगाने का विरोध, ग्रामीणों ने जताया आक्रोश। राजस्थान शिक्षक संघ ने किया समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सतर्कता समिति की मीटिंग आज हंगामे की भेंट चढ़ गई। वरिष्ठ अधिवक्ता हेतराम धाड़िया और नगर परिषद के आयुक्त श्रवण बिश्नोई के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान शहर के कुछ लोग आयुक्त के पक्ष में आ गए, जिससे माहौल एक बार की गर्मा गया। एडीएम बीएल मेहरा ने समझा बुझाकर मामले को शांत किया। नगर परिषद के कामकाज पर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता हेतराम धाड़िया ने आज जिला जन अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति में आयुक्त श्रवण बिश्नोई को आड़े हाथों लिया। बार बार कहने के बावजूद समस्याओं के निराकरण नहीं होने से खफा धाड़िया ने आयुक्त के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने आयुक्त पर खुलेआम पैसे लेने के आरोप लगाए। इससे हंगामा हो गया। कुछ व्यापारी सदन में मौजूद थे, वे आयुक्त के पक्ष में उतर आए और धाड़िया के खिलाफ बोलने लगे। बैठक की शुरुआत में कलेक्टर पीसी किशन ने भी नगर परिषद के कामकाज पर नाराजगी जताई। उन्होंने आयुक्त को सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि या तो काम करने का तरीका सुधारो, वरना हमें मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बीच आयुक्त अपनी सफाई देते रहे। ये आपका है, जो चीज आपका एक नगर पालिका का तरफ से जो गलती हो गया है उसका करेक्टिव एक्शन। सर, उसका करेक्टिव एक्शन यही होता है कि पट्टा कैंसिलेशन की प्रोसेस होती है, वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉस ही कर सकते हैं। ऐसा मैं लिख के नहीं दे सकता। ये पहले बताता हूँ, तो मैं आपको ताजमहल भेज दूँ। हाँ, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल नहीं, ताजमहल भेज दिया, आप खरीद लिए, तो ताजमहल आपका नहीं होता है। होता है क्या? जो शाहजहां ने जो बनाया वो ताजमहल है, वो तभी सरकार का है, ठीक है ना? वही टाइप का ये जमीन को तो लीज जारी किया, उसको दे भी दिया। हाँ, तो जो आपने गलत तरीका से दिया उसका अगेंस्ट में कार्रवाई होगा और अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी जो है जिसका रहना चाहिए उसका ही रहेगा। कलेक्टर के जाने के बाद हेतराम धाड़िया ने नगर परिषद से संबंधित मसले पर बोलना शुरू किया। इस दौरान आयुक्त बीच बीच में बोलते रहे। इससे हेतराम धाड़िया बिफर पड़े। उन्होंने आवेश में आकर कुछ अपशब्दों का भी उपयोग किया, जिससे मामला गर्मा गया। मैं जानता हूं कि कोर्ट के ऑर्डर क्या है और आप क्या कर रहे हैं। ये डायरेक्ट बोल रहे हैं और अपने आप को कानून बताने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी करते हैं, उसके बाद में ये मेरे पर सफाई हो निकाले। नहीं सुन लीजिए सर, मेरी बात में मुझे कुछ आता है कि एक आदमी को पैसे ले लिए, ये बाद में पैसे कर दूंगा। हां, तो जब मैं तो मेरे बोलते तो ये आप करके बात कर दो। मैं तो क्या हमारे पैसे नहीं हम वो भी चीज है। गर्मा गर्मी के बीच कुछ व्यापारी अप्रत्याशी तरीके से बोलने लगे। उन्होंने न सिर्फ आयुक्त श्रवण बिश्नोई का बचाव किया, बल्कि धाड़िया के खिलाफ आरोप लगाने लगे। धाड़िया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जिसको मेरे खिलाफ जो करना है कोर्ट में जाए या फिर थाने में। भ्रष्ट लोगों और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी। इस दौरान कुछ अधिकारियों ने भी सदन में अमर्यादित टिप्पणी पर नाराजगी जताई और धाड़िया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन एडीएम ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। एडीएम ने कहा कि किसी को व्यवस्था से नाराजगी हो सकती है, किसी अधिकारी के कामकाज पर ऐतराज हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत छींटाकशी ठीक नहीं। खुद जी ये पैसे लेने के लिए खुद बोल रहा है। शिकायत कर दी है आज ही ऐसा है अभी विजिलेंस कमेटी ने कोई फाइनल निर्णय थोड़ी
दे दिया। ये क्या बात है? वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। सदर मीटिंग के अंदर से ये गाली कैसे निकाल सकते हैं? ये नहीं, गलत बात है। देखो धारणा जी, पहले तो धारणा जी सुनो कि आपने अपनी बात लिखित में भी दे दी, सब चीज लिखित में हो जाएगी, अपने को इंडिविजुअली कोई टारगेट करने की जरूरत नहीं है। कमीशन की हैसियत से जवाब दे रहा है। जो भी चीज है आपके सामने अभी 10-15 मिनट तक बात बता दी। आप अपनी बात है तो अपनी बात बता दो, जो निर्णय हो जाएगा। इसमें झगड़े की आपस में कोई बात ही नहीं है। देखो आप भी कानून से ऊपर नहीं हो, वो भी नहीं है। नहीं कह रहा हूँ कि ना तो मेरे कुछ, मैं ना बीच में बोलता हूँ और मैं आरोपों से व्यथित आयुक्त श्रवण बिश्नोई ने कहा कि धारणिया जिस वागिश कॉलोनी वालों से पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, उस कॉलोनी वालों से कभी उन्होंने एक पैसा नहीं खाया। बिल्कुल सही है। मेरे पर ये आरोप लगा रहे, ये वागिश कॉलोनी के आदमी खड़े, अगर नमकू लोग अगर इससे एक पैसा लिया मैंने तो किसी ने नहीं लिया जी। खुद पैसे भावनात्मक मसले पर जनता को आकर्षित करना कोई भाजपा से सीखे। राम मंदिर के नाम पर भी कभी शिला पूजन करने वाले भाजपा कार्यकर्ता अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर माहौल बनाने लगे हैं। गुजरात में विशाल प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसके लिए देश भर से लोहा और मिट्टी एकत्रित करने की तैयारी चल रही है। हनुमानगढ़ में इस अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हुई। भाजपा कार्यकर्ताओं की कंदोई धर्मशाला टाउन में हुई कार्यशाला। पूर्व विधायक मदन गर्ग, प्रभारी सत्यप्रकाश आचार्य, जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा, वरिष्ठ नेता कपूर सिंह, भारत भूषण शर्मा, जुगल किशोर गौड़, देवेंद्र पारिक और अमित साहू आदि ने शिरकत की। वक्ताओं ने कहा कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा बनवाने का बीड़ा उठाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के निर्माता थे। रियासतों के एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हीं की प्रशासनिक क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण भारत का एकीकरण संभव हो पाया। लेकिन बदलते परिवेश में उनकी ख्याति कम होती गई और दूसरे नेताओं की महिमा का मंडन होता रहा। अब मोदी ने पटेल को फिर से पहचान दिलाने का अभियान चलाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने हमेशा अपनी पार्टी से पहले देश को रखा, महान राष्ट्रवादी आदमी थे, उसी का ये परिणाम है कि आज हम सभी लोग, सभी राष्ट्रवादी लोग उनको श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ उन्हें आज भी हमें एक राष्ट्रभक्त के रूप में याद करते हैं। पटेल जी के नेतृत्व में, क्योंकि ये होम मिनिस्टर थे, तो अपनी सेनाओं ने जाकर उसको दोबारा कबायलियों को वहां भगाया, वहां से भगाया और अपने जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाकर हटे। जो सरदार पटेल का नाम, सरदार पटेल के प्रति आदर का भाव जनता के दिलों में ही छुपा रहा, एक राष्ट्रीय पटल पर और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सही स्वरूप में नहीं आ पाया, उसको सही स्वरूप देने के काम का आह्वान करने वाले आज के दूसरे लौह पुरुष नरेंद्र भाई मोदी के आह्वान पर जो कार्यक्रम शुरू किया गया, जो अभियान शुरू किया गया, सरदार पटेल के प्रति एक आदर का भाव सदियों तक और हजारों वर्षों तक देश की जनता में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे, उसके प्रतीक रूप में जो प्रतिमा स्थापना का अभियान उन्होंने लिया है, उस अभियान के हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय मदन लाल जी हमारे बीच पहुंचे हैं, वो विस्तार से हमें बताएंगे। लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला, ये जो कार्य स्टेचू बनने का जो कार्य है, उसमें किस प्रकार से उस कार्य को हमें गति देनी है, इस संबंध में हमें विस्तृत जानकारी मिली। 25 तारीख को कार्यशाला हुई थी जयपुर में, लेकिन परिवार में शादी होने के कारण मैं उसमें जा नहीं सका था। भाई साहब से मैंने अनुमति ले ली थी, लेकिन आपने कहा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की बैठक एक साथ हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। ये एक साथ बैठक आज हनुमानगढ़ में आयोजित हुई है और इस बैठक का आगे का जो एजेंडा हमें तय करना है, किस प्रकार से इस कार्य को गति देनी है, जितनी हमारी योजना है उस योजना के विषय में विस्तृत जानकारी भाई साहब भी हमें देंगे
और उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला कभी भी किसी कार्य में पीछे नहीं रहा है। जो दायित्व उन्हें दिया गया है, मैं समझता हूँ नंबर 1 पर आकर के जिन्होंने अपना कार्य पूरा किया है। पूर्व विधायक मदन गर्ग ने कहा कि मुगल शासकों ने हिंदुस्तान के धार्मिक स्थलों का काफी नुकसान किया। महमूद गजनवी के निशाने पर रहा गुजरात का सोमनाथ मंदिर। हमले में कई बार क्षतिग्रस्त हुआ मंदिर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और प्रत्येक हिंदू का दिल जीत लिया, लेकिन कांग्रेस ने सरदार पटेल को कभी अहमियत नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल के कृत्य को बरकरार रखने का बीड़ा उठाया। यह अभियान उसी का हिस्सा है। किया था मोहम्मद गजनी ने, हम हार गए थे गजनी से और हमारे मंदिर की, हम इसकी मूर्ति की रक्षा नहीं कर सके, तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा। इसलिए मैं इस मंदिर को उसी रूप में बनाना चाहता हूं कि जब कोई हिंदुस्तान का नागरिक स्वतंत्र भारत में घूमेगा, निर्माण का काल उसके सामने आएगा तो उसका मस्तक ऊंचा हो जाएगा और उसी काम को एक प्रकार से दोबारा उस समय की जो परिस्थितियां थी और आज की परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सरदार पटेल का महत्व क्या है। सरदार पटेल ही क्या ढाल और तलवार के हमने आजादी ले ली, ना बाहियात नारा है। 3 लाख से ज्यादा लोग आंदोलन करके मरे हैं इस देश को आजाद करने के लिए। पूर्व विधायक मदन गर्ग के मुताबिक अभियान के तहत चंदा व सहयोग देने वालों के नाम और पते सुराज पत्रिका में लिखे जाएंगे, जो स्टैचू इन यूनिटी के पास सुरक्षित रहेगी। वहां सुरक्षित रहेगा, वहां एक म्यूजियम बनेगा, उस म्यूजियम में रहेगा। जब कभी कोई 200, 100-200 वर्षों बाद में या 10, 20, 50 वर्ष बाद में आपका कोई गुजरात का, आपका यहाँ का परिवार का आदमी जाएगा घूमने के लिए और ये जब बनकर तैयार हो जाएगा, वो देखेगा कि आप इतनी बड़ी मूर्ति है। उस मूर्ति को देखने तो लोग जाएंगे, 182 मीटर की होगी। दुनिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं, सारे दुनिया के लोग जो गुजरात में जाएंगे, बड़ौदा में जाएंगे, वो वहां जरूर जाकर आएंगे। तो वहां आप देख सकेंगे कि भाई देखो, निकालो गंगानगर हनुमानगढ़ का भी कोई वो ब्लॉक निकालो, देखे कोई आया था क्या, अपने यहाँ भी गए थे क्या। तो वहां पर जरा हमारी ग्राम पंचायत भी देखो, हमारी ग्राम पंचायत में भी प्रोग्राम हुआ था क्या, जरा ग्राम पंचायत निकाली तो देखा इसमें दस्तखत देखो, मेरे दादाजी के दस्तखत भी है क्या, कोई भाई साहब के दस्तखत, हमारे सरपंच साहब के भी दस्तखत है क्या, वो सब मिलेंगे। बाद में स्काई चैनल के साथ बातचीत करते हुए पूर्व विधायक मदन गर्ग ने कहा कि वडोदरा में सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा बनवाई जा रही है। संबंधित अभियान की तैयारी को लेकर हनुमानगढ़ में कार्यशाला रखी गई, जिसमें हनुमानगढ़ सहित श्रीगंगानगर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम रखा है, ये हमारी एक वर्कशॉप है गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले की। सरदार पटेल की एक स्टेचू बन रही है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, एकता की मूर्ति। एकता की मूर्ति गुजरात में बनेगी, सरदार सरोवर बांध के पास नर्मदा नदी पर बड़ौदा जिले में। उसके लिए संपूर्ण देश से लोह संग्रहण हो रहा है, हस्ताक्षर भी लिए जा रहे हैं ग्राम पंचायत लेवल पर, वहां मिट्टी भी ली जा रही है। तो यहाँ भी उस काम को हमने बांटा है कि गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में ये काम कैसे संपन्न किया जाए। इसके लिए हमारे जो मंडल हैं उनके सारे कोऑर्डिनेटर, जिले के कोऑर्डिनेटर, हमारे संभाग के लोग और हमारे बाकी कार्यकर्ता जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो सारे लोग आए हैं। तो ये हमारी एक कार्यशाला थी जिसमें हमने तय किया है कि हम पूरे दोनों जिलों से लोह संग्रहण का काम करेंगे। कोहला गांव के लोग एक बार फिर भड़क गए। बीएसएनएल के अधिकारियों की कथित मनमर्जी के खिलाफ वे आर पार के मूड में नजर आए। उनका कहना था कि बगैर एनओसी के मोबाइल टावर लगाने का विरोध जारी रहेगा, वे किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव कोहला में ग्रामीणों ने एक बार फिर बीएसएनएल के अधिकारियों पर निशाना साधा। गांव के श्री राम शरणम आश्रम में मोबाइल टावर लगाने का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी वे विरोध कर चुके हैं, जिससे काम रोक दिया गया था, लेकिन फिर से निर्माण शुरू कर दिया गया। मतलब बीएसएनएल के अफसर मनमानी करने पर तुले हैं, इसे वे सहन नहीं करेंगे। भाजपा कार्यकर्ता लीलाधर शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें मरना और मारना मंजूर है, लेकिन टावर नहीं लगाने देंगे। इससे ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले साल 5/8/2013 को
हमारे गांव में जो राम शरणम आश्रम है उसमें एक टावर लगाया जा रहा था। हमने ग्राम पंचायत से एनओसी की मांग की, भी एनओसी है क्या इनके पास, तो ग्राम पंचायत ने हमें ये लिख के दिया भी हमारे द्वारा कोई भी एनओसी जारी नहीं की गई है। और जब हमने बीएसएनएल के अधिकारियों से बात की तो इन्होंने कहा भी हमारे पास ग्राम पंचायत की एनओसी है, जबकि मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से उनके पास एनओसी नहीं थी। तो हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया भी ये टावर रुकवाया जाए, तो कलेक्टर साहब के आदेश से ये टावर रुक गया। अब लगभग 6 महीने के बाद में ये 30 तारीख को 30/1/2014 को इस टावर का दोबारा काम चालू किया गया है। और जब हमने उनसे मांग की भी आपके पास कोई आदेश है, तो इनके पास कोई आदेश नहीं था जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी बीएसएनएल के अधिकारियों से, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि कोल्ला गांव के ग्रामवासियों की समस्याएं जानते हुए ये इस टावर को निरस्त किया जाए, तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए। बीएसएनएल टावर जो लगने जा रहा है उसके विरोध में मतलब हम सभी गांव के जितने भी मतलब छोटे बुजुर्ग सभी लोग हम इसके विरोध चल रहे हैं। ग्राम पंचायत सरपंच से बात हुई कि आपने कोई एनओसी वगैरह दी है, तो उन्होंने कहा भी मैंने कोई एनओसी नहीं दी है। इससे पशु पक्षी है, रेंज से मतलब क्या नुकसान हो रहा है, इससे मतलब आगे आने वाले समय में इसके मतलब विकिरण जो है, लाइट्स की विकिरण है जो मतलब इससे मतलब के काफी जो वादी में नुकसान हो रहा है, हमारे ग्राम की वृद्धि में ये नहीं रखना चाहिए। डेरा ही है, सत्संग ही है, बेटा स्कूल ही है, नजदीक है, मंदिर ही है, और टावर नहीं लगना चाहिए, मरना मंजूर हो जाएंगे। और क्या विवाद के कारण गाँव वासियों का विरोध था कि भी ये टावर नहीं लगना चाहिए, तो हमने तत्काल बंद करवा दिया था और प्रशासन को रिपोर्ट कर दी थी बना के कि यह भूमि कन्वर्ट नहीं है। इस भूमि पर बिना सरकारी अनुमति, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब की अनुमति के बिना ये निर्माण नहीं होना चाहिए। उसके बाद में यह आज फिर सूचना आई कि भी बिना किसी अनुमति के फिर बना रहे हैं। हम मौके पर पहुंचे और तुरंत रोका भी ये विवाद बढ़ रहा है, तो विवाद बढ़ते रोकने के लिए हमने प्रशासन में, पुलिस में, दोनों में सूचना की। बीएसएनएल के एसडीओ ने कहा कि सब कुछ नियमानुसार हो रहा है, लेकिन ग्रामीण मरने मारने पर उतारू हैं, इसलिए काम रोक दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को सूचना दे दी गई है। कोल्ला में श्री राम शरण आश्रम में हमारा एक टावर लगना है बीएसएनएल का, और उस टावर के लिए क्या है कि ग्रामीणों का कुछ विरोध है। वो कहते हैं कि हम टावर नहीं लगने देते, बीएसएनएल को सरपंच की एनओसी नहीं है, यद्यपि हमारे पास सरपंच की एनओसी है। उसके अकॉर्डिंगली और एडीएम अपने श्री बीएल मेरडा जी से संपर्क करके उन्होंने भी उसका साइट का निरीक्षण किया है। उस निरीक्षण के आधार पे और हमारे जो पत्राचार वगैरह हुआ है उसके आधार पे वो कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ काम करने वाले मजदूरों ने ग्रामीणों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में बीएसएनएल के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। मेरे को बीएसएनएल से ऑर्डर मिला था तो मैं काम चालू कर दिया, और आज सुबह ही गांव वाले आए और धमकी दे गए मारने की, कूटने की। अगर यहाँ काम करेंगे ये आपकी मशीन वगैरह फेंक देंगे, यहाँ से नहीं उठी तो 1 घंटे में। फिर वहाँ से मेरे को पुलिस वालों ने गाड़ी गई और मेरे को पकड़ के लेके आए थाने में। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील द्वारा अपनी विभिन्न मांगों और समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शिक्षक संघ सदस्यों ने कहा कि सरकार को उनकी जायज मांगों को पूरा करना होगा। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। शिक्षक संघ का कहना है कि शिक्षकों के लिए स्थानांतरण हेतु ठोस नियम बनाए जाएं और डार्क जोन समाप्त कर समस्त जिलों में स्थानांतरण के समान नियम हो। सभी संवर्गों के शिक्षकों की रिव्यू, डीपीसी व पाते वेतन में कार्यरत शिक्षकों की पदोन्नति की जाए। समस्त प्रकार के परिलाभ देने, गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त करने, वेतन विसंगतियां दूर करने सहित रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया अपनाकर रिक्त पद भरने की मांग की जा रही है। शिक्षक संघ ने पीड़ा जताई कि किसी भी सरकार ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया। ऐसे में शिक्षक संघ आहत है। उन्होंने कहा कि यदि आचार संहिता से पूर्व उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। राजस्थान राज्य शैक्षिक दृष्टि से अभी पिछड़ा हुआ है और आज जरूरत है विकास के लिए सबसे पहले शैक्षिक गुणवत्ता के रूप से आगे बढ़े राज्य, और इसके लिए राज्य सरकार ने मंशा जाहिर की है और उसको उस मंशा में प्रभावी ढंग से लागू हो, उसके लिए हम
हमारी जो एक अपील है राज्य सरकार से कि राज्य में शिक्षा सम्मेलन प्रभावी ढंग से, उसके लिए सबसे 3-4 बिंदुओं को हम जब तक लागू नहीं कर पाएंगे उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जैसे सबसे पहले कि ट्रांसफर पॉलिसी यानी स्थानांतरण नीति व नियम बने। आज तक स्थानांतरण नीति और नियम से पहले निर्देश जारी किए, निर्देशों में पालना नहीं हुई है, लेकिन हम ये कह रहे हैं स्थानांतरण नीति व नियम बने। नियम विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके नियम बने और वो कड़ाई से लागू हो, प्रभावी ढंग से लागू। और ये प्रभावी ढंग से लागू होगा तो निश्चित तौर से शिक्षक जो आवेदन करेगा स्थानांतरण के लिए तो वो निश्चित होगा अपने प्रायोरिटी से, वरीयता से अपना स्थानांतरण होगा। समाचार अभी और भी अनेक करें दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। इतिहास के पन्नों में प्रसिद्ध भटनेर का किला आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस विशालकाय दुर्ग का भ्रमण करने चूरू जिले के राजगढ़ से बालिकाओं का दल भ्रमण के लिए पहुंचा। ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ की शोभा बढ़ाने में अग्रणी रहा है। यह वो दुर्ग है जिसकी सराहना मुगल शासक तैमूर ने की थी। उन्होंने इस किले को बेहतरीन बताया। मुगल शासक तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मैंने इतना मजबूत और सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। अपने समय में यह किला सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। इतिहास के पन्नों में भटनेर दुर्ग का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। वहीं इस दुर्ग से जुड़ी खास बात यह भी रही कि इतिहासकारों ने यह माना कि भटनेर दुर्ग के अलावा शायद ही कोई ऐसा दुर्ग है जिसने इतने आक्रमण झेले हों। हनुमानगढ़ की शान बने इस दुर्ग के इतिहास से ही जुड़कर हनुमानगढ़ का नाम रखा गया। लेकिन आज यह ऐतिहासिक दुर्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दुर्ग आज जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन की अनदेखी के चलते यह किला अपने इतिहास पर रो रहा है। आज भी दर्शनीय स्थलों में शुमार यह किला भ्रमण करने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन इस किले की चारदीवारी कभी भी कहीं से ध्वस्त हो सकती है। दीवारों में लंबी दरारें आ चुकी हैं। वहीं मुख्य द्वार को पाइपों के सहारे रोका गया है। हिंदुस्तान के इतिहास के गवाह इस किले की दुर्दशा देख चूरू से भ्रमण के लिए पहुंचा दल भी काफी आहत हुआ। दूर दराज से इस ऐतिहासिक दुर्ग को देखने आने वालों की संख्या कम नहीं है, लेकिन इस दुर्ग में पहुंचते ही उन्हें खुशी के बजाय मायूसी हाथ लगती है। इंदिरा गांधी नहर देखी है और यहाँ पर हनुमानगढ़ के अंदर दुर्ग किला देखा है और यहाँ के प्राचीन मंदिर देखे और यहाँ के किले की बनावट देखी, हमें बहुत अच्छी लगी और हमें हर साल ऐसा ही टूर करवाया जाए। यहाँ पर मैंने ना टूटा फूटा यहाँ पर एक किला भी है, यहाँ पर एक मेन गेट है वो भी टूटा फूटा है और यहाँ पर हनुमानगढ़ में मैंने यहाँ पर इंदिरा गांधी की नहर भी देखी है। और चूरू जिले के राजगढ़ से कस्तूरबा गांधी राजकीय आवासीय विद्यालय की बालिकाओं का दल भ्रमण के लिए हनुमानगढ़ पहुंचा। भ्रमण दल में 70 बालिकाएं शामिल थीं। उन्होंने ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग का भ्रमण किया। अंतर जिला भ्रमण के लिए आए इस दल में भटनेर दुर्ग को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे थे। इतिहास में प्रहरी की भूमिका निभाने वाले इस दुर्ग की ऐसे हालात सही नहीं है। ऐतिहासिक दुर्ग की बदहाल स्थिति बच्चों के साथ साथ अध्यापकों को भी नागवार गुजरी। उन्होंने सरकार से इसकी देखरेख करने की बात कही। वहीं बच्चों के साथ अध्यापकों में भी यह मलाल था कि अगर समय समय पर दुर्ग की मरम्मत आदि का कार्य होता रहता तो ऐतिहासिक भटनेर दुर्ग दर्शनीय स्थलों की श्रेणी में शुमार होता।
राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से भ्रमण के लिए सरकारी तौर से आए हुए हैं बच्चियों को लेके, और हमने यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर और हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग किला देखा, तो उसका मेन गेट और उसकी जो दीवारें वो फटी टूटी हुई है, तो सरकार इस पर कुछ ध्यान दिया जाए। और मंदिर, प्राचीन मंदिर शिवजी सिंह और शांति जैन मंदिर हमने देखा, बच्चियों को दिखाया और बहुत अच्छा लगा। चूरू के राजगढ़ से भ्रमण के लिए पहुंचे दल ने भटनेर दुर्ग में स्थित प्राचीन जैन श्वेतांबर मंदिर, शिव मंदिर के दर्शन किए। अध्यापिकाओं ने बताया कि बालिकाओं को इंदिरा गांधी नहर दिखाई गई है। मसीता वाली हैट, कालीबंगा, पीलीबंगा व गंगानगर के दर्शनीय स्थलों का भी भ्रमण करवाया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान द्वारा एक आवासीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय चलता है, जिसके अंदर बालिकाएं पढ़ती है और वहीं पर रहती है, और इन बालिकाओं का हर साल एक शैक्षिक भ्रमण होता है अंतर जिला के अंदर, जिसमें पड़ोसी जिले या अन्य कोई दर्शनीय स्थल पर घुमाया जाता है। इसी के तहत राजगढ़ का ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहाँ से ये बच्चियाँ आई है, और अभी हनुमानगढ़ के अंदर भटनेर का किला, मसीता वाली हेड, कालीबंगा और गंगानगर के कुछ दर्शनीय स्थल पर भ्रमण करने जा रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना में दर्ज एफआईआर नंबर 36 पर पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। जोड़किया निवासी हरमंदर सिंह ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर मुकदमे की जांच जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की। संग्रिया की पूर्व विधायक डॉक्टर परम नवदीप के खिलाफ दर्ज मामले की जांच में तेजी लाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक से मिले पीड़ित पक्ष के लोग। उन्होंने एसपी को बताया कि जांच अधिकारी के समक्ष तमाम दस्तावेज व गवाह पेश कर दिए गए, लेकिन इसके बावजूद पुलिस द्वारा मुलजिम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हरबंदर सिंह ने एसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की मांग की। जंक्शन के इंडस्ट्रीज एरिया में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिल में आग लगने की सूचना मिलते ही नगर परिषद की दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित शंकर ऑयल मिल में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई। मिल में काम करने वाले श्रमिकों को जब फैक्ट्री में आग लगने का पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना तुरंत मिल मालिक को देकर और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। इंडस्ट्रीज एरिया में आग लगने की सूचना पर नगर परिषद की दमकल गाड़ी भी मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। कोहला ग्राम पंचायत के खेल मैदान की चारदीवारी व विकास को लेकर आज ग्रामवासी जिला कलेक्टर से मिले और ज्ञापन सौंपा। ग्रामवासियों ने कहा कि खेल मैदान पर अतिक्रमण किए जा रहे हैं। कोहला ग्राम पंचायत में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान मेगा हाईवे पर स्थित है। खेल मैदान की चारदीवारी निर्माण नहीं हो रही, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामवासियों का कहना है कि खेल मैदान के लिए कई बार बजट पास हुए, लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। ग्रामीणों ने कहा कि इस खेल मैदान पर 2 बार नेशनल हॉकी टूर्नामेंट भी खेले जा चुके हैं, लेकिन अब लोगों के लिए यह पार्किंग स्थल बना हुआ है। खुली जगह होने के कारण लोग अपने वाहन यहां खड़े करते रहते हैं।
ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर से आग्रह किया कि वे जल्द 4 दीवारी निर्माण का कार्य करवाएं ताकि खेल मैदान अतिक्रमण मुक्त हो सके। पिछले कुछ वर्षों से हमारा जो ग्राउंड था कोला पंचायत के अंदर, वो नेशनल हॉकी टूर्नामेंट उसके अंदर हो चुके हैं, कैंप उसके अंदर लग चुका है। पीछे बहुत बढ़िया उसकी स्थिति थी, लेकिन आज वो कब्जे की स्थिति में जा चुका है। उसके अंदर चारों तरफ पार्किंग स्थल बन चुका है, ना कोई चार द्वारी है। पाइका के थ्रू जितना भी पैसा आता है उसका कहीं किसी भी प्रकार से आज तक पिछले 10 साल में कहीं भी कोई किसी प्रकार से कोई विकास नहीं हुआ, हालांकि वो चारों तरफ से टूट फूट गया है। आज उसके ऊपर कब्जादारी हो चुका है पूरी तरह से और एक पार्किंग स्थल बन के रह गए। और साहब से हम आज कलेक्टर साहब से मिलकर यही विनती की है कि उसको जल्दी से जल्दी जितना हो सके उसको सुदृढ़ करें। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं या गाड़ी लेने की इच्छा रखते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक के जरिए कीजिए अपनी इच्छाओं की पूर्ति। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने कम ब्याज दरों पर होम लोन व कार लोन की सुविधा ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाई है। जंक्शन की धान मंडी में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के सामने शुक्रवार को बैंक ने लगाया कार लोन होम लोन मेला। मेले में बैंक के अधिकारियों ने योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बैंक द्वारा अब आमजन के लिए कार लोन व होम लोन की सुविधा कम ब्याज दर पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि ब्याज दरों में कटौती के साथ ही बैंक ने ऋण लेने की प्रक्रिया आसान करते हुए अन्य शुल्क भी घटाए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग बैंक की योजनाओं का लाभ ले सकें। होम लोन और कार लोन पे ब्याज दरें काफ़ी कम कर दी गई हैं हमारे बैंक द्वारा, तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिले। आज की तारीख में कार लोन पर बैंक ब्याज ले रहा है 10.75, तो 1 लाख पे लगभग 1699 रुपये की किश्त आती है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फ़ीस में बैंक ने काफ़ी कटौती की है। आप 10 लाख का भी कार लोन लेते हैं अगर, तो उस पर प्रोसेसिंग फ़ीस बैंक मात्र 500 रुपये लेती है, जो कि नॉर्मल कंडीशन में आपको लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये की प्रोसेसिंग फ़ीस देनी पड़ती है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक उपभोक्ता इस स्कीम का, इस छूट का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये सिर्फ 31 मार्च तक वैलिड है फिलहाल। कार लोन व होम लोन के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गोल्ड लोन की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। बैंक के उप प्रबंध DS जस्सल ने बताया कि किसानों को मात्र 4% ब्याज दर पर तत्काल गोल्ड लोन दिया जाता है। इसके साथ साथ हमारे बैंक ने किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए भी गोल्ड लोन की स्कीम भी चालू की है। किसानों को गोल्ड लोन बहुत ही कम ब्याज पे हम लोग देते हैं, मात्र 4% ब्याज पे, और अन्य व्यापारियों को भी हम आसान शर्तों पे गोल्ड लोन देते हैं, ताकि एक तो अपने घर में जो रिस्क रखते हैं उससे उनको छुटकारा मिलता है, दूसरा उन लोगों को उसको लिक्विड फॉर्म के अंदर पैसा मिल जाता है, अपना व्यापार और ऐसे किसान लोग अपने खेती बाड़ी में उस पैसे को यूज कर सकते हैं। और ये हम लोग औपचारिकताएं पूर्ण होने के मात्र 5 मिनट में इसको वितरित कर देते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।